मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे महायुद्ध के बीच कहने को तो 14 दिन का सीजफायर चल रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ कागजों पर है, क्योंकि इजराइल की मिसाइलें लेबनान पर रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। लेबनान पर इजराइल ने 10 मिसाइलें दागी हैं, जिससे लेबनान को भारी नुकसान हुआ है। जंग के लिहाज से आज का दिन बड़ा है और सबसे निर्णायक होने वाला है। अब से कुछ ही घंटों बाद अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर प्रपोजल को लेकर बेहद अहम बातचीत होनी है, लेकिन इस टेबल टॉक से ठीक पहले माहौल गर्मा गया है। पहले खबर यह आई कि ईरानी डेलीगेशन अभी बातचीत के लिए पाकिस्तान नहीं पहुंचा है। ईरानी मीडिया ने इसे नकार दिया। हालांकि अभी का जो अपडेट मिल रहा है वो ये है कि ईरान अमेरिका शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। उधर शांति की टेबल टॉक से पहले ईरान के सर्वोच्च नेता के बेटे मुज्तबा खामेनी का वो बयान सामने आया है जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। मुस्तफा ने दो टुक कहा है कि ईरान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और हम अपने अधिकार किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि मुस्तफा ने यह भी कहा है कि ईरान युद्ध नहीं चाहता है। मुस्तफा के इस बयान के पीछे का संदेश क्या है? क्या ये सीधी जंग का ऐलान है? आज हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ इसी को डिकोड करेंगे। साथ ही बात होगी हॉर्मुज स्ट्रेट की, जो ग्लोबल ट्रेड की नस है। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे, हॉर्मुज का रास्ता नहीं खुलेगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने इस टोल और ब्लॉक की राजनीति पर ईरान को सीधे निशाने पर लिया है। एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू डंके की चोट पर कह रहे हैं कि लेबनान सीज फायर का हिस्सा नहीं है और हमले जारी रहेंगे, तो वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच फोन पर सीधी बातचीत हुई है। क्या इजराइल लेबनान से बात करने के लिए तैयार है या ये सिर्फ एक नई रणनीति का हिस्सा है? ये भी जानने की कोशिश करेंगे। अगले 1 घंटे युद्ध भूमि में हम इन्हीं सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे और जंग के मैदान में जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। हम युद्धभूमि शो में हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि जंग चाहे कितनी भी भीषण क्यों ना हो, उसका अंतिम समाधान सिर्फ और सिर्फ शांति की टेबल पर ही निकलता है। बारूद से तबाही तो हो सकती है, लेकिन हल सिर्फ बातचीत से मुमकिन है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच मचे महायुद्ध के 39 दिनों बाद आखिरकार 14 दिनों के सीज फायर पर सहमति बनी थी। आज इस युद्ध विराम का तीसरा दिन है। उम्मीद है कि आज का दिन इतिहास रचेगा, क्योंकि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में शांति की मेज सज चुकी है, जहां अमेरिका और ईरान को आमने सामने बैठना है। लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले सस्पेंस गहराता दिखा। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अभी कम नहीं हुई थी कि कूटनीति के गलियारों से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी। नजरें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पर टिकी है, जहां के आलीशान होटल सेरेना को अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली उस महा बैठक के लिए तैयार किया गया है। लेकिन शनिवार की इस प्रस्तावित वार्ता से पहले ही बड़ा खेल हो गया है। सुबह से खबर थी कि अमेरिकी डेलीगेशन पहुंचने वाला है और ईरानी टीम लैंड कर चुकी है, लेकिन अचानक पाकिस्तान में ईरानी राजदूत ने अपना वो सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिया जिसमें ईरानी डेलीगेशन के पहुंचने की बात कही गई थी। इसके तुरंत बाद ईरान की तरफ से भी ये पुष्टि की गई कि फिलहाल ईरान की कोई टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची है और ये खबरें पूरी तरीके से झूठी हैं। ईरान ने साफ किया है कि जब तक लेबनान पर इजरायली हमले नहीं रुकेंगे वो टॉक टेबल पर नहीं आएगा। लेकिन दोपहर होते होते अब खबर यह है कि ईरान अमेरिका शांति वार्ता के लिए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए हैं। इन हालातों के बीच अब सवाल यह है कि आगे क्या? होटल सेरेना में सुरक्षा चाक चौबंद है, अमेरिकी टीम रास्ते में है, लेकिन पहले ईरान के इनकार और अब जेडी वेंस के रवाना होने के बाद क्या हालात आगे होंगे? क्या ईरान पाकिस्तान ये याराना निभाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन इससे पहले आपको सीजफायर पर बातचीत के लिए संभावित टीम के वो नाम बताएंगे जिनके शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। ये नाम कौन कौन से हैं और इसकी क्या क्या टाइमलाइन है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं महावार्ता पर। आखिर ये संकट क्यों गहरा रहा है और क्या इसकी टाइमलाइन है? क्या क्या अब तक हुआ है? कब यहाँ पर खबरें आई कि अब बातचीत होगी और उसके बाद खबरें आती हैं कि नहीं, अभी हमारी तरफ से तो कोई भी टॉक टेबल पर नहीं पहुँच रहा है। बात कर लेते हैं सबसे पहले इस्लामाबाद में होटल सेरेना में टॉक टेबल सज चुकी है, लेकिन ईरान ने इनकार किया है। यहाँ पर होटल सेरेना में टॉक टेबल सजी। ईरानी राजदूत ने डेलीगेशन पहुँचने का पोस्ट किया था, लेकिन उसके बाद उसको डिलीट कर दिया गया और कहा गया कि ये खबरें झूठी हैं, हमारी तरफ से कोई रवानगी नहीं हुई। तो यहां
पहले उन्होंने इनकार किया, उपराष्ट्रपति ने पहले इनकार किया कि ये सारी खबरें झूठी हैं और हमारी साइड से कोई भी नहीं जा रहा है, लेकिन उसके बाद रवानगी उनकी हुई है। यानी कि यहाँ पर कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा था, पहले जा रहे थे लेकिन उसके बाद पोस्ट डिलीट की गई और उसके बाद फिर रवानगी भी हो गई है। और इसी के साथ ईरान की तरफ से बयान दिया गया कि हमारी कोई टीम इस्लामाबाद नहीं पहुंची, लेकिन बाद में यहां पर रवानगी हुई है। इस्लामाबाद में महावार्ता, इसी को लेकर कंफ्यूजन सबसे पहले देखा जा रहा था और सस्पेंस पूरा बना हुआ था कि क्या बातचीत की टेबल तक भी पहुंच पाएंगे या नहीं, बातचीत होगी उसमें समाधान निकलेगा या नहीं, ये तो दूर की बात, लेकिन सबसे पहले पूरा सस्पेंस बातचीत की टेबल तक पहुंचने में ही बरकरार रहा। ईरान की कड़ी शर्तें हैं, बातचीत से पहले ईरान ने यहां पर अल्टीमेटम भी दे दिया है, अपनी कड़ी शर्तों को एक बार फिर से दोहराया है। ईरान की तरफ से दोहराया गया है लेबनान पर इजरायली हमले तुरंत रोकें, ये कहा है। लेबनान पर हमले इजरायल की तरफ से लगातार जारी है, नुकसान वहां पर लगातार पहुंचाया जा रहा है। इसको लेकर ईरान कह रहा है सीज फायर का 100% पालन करवाया जाए, यानी कि इजरायल रुक नहीं रहा है और इजरायल को लेकर कहा जा रहा है कि यहां पर भी 100% पालन इजरायल के लिए करवाया जाए। अमेरिका और इजरायल पर दबाव बढ़ाने की कूटनीति अब ईरान की यहां पर टॉक टेबल पर जाने से पहले देखी जा रही है। अल्टीमेटम दिया गया है। पाकिस्तानी मीडिया में सुबह से टीम पहुंचने की खबरें लगातार दिखाई जा रही थी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त काफी कुछ दिखा रहा है, नोबेल पीस की भी बात कर रहा है, तो पाकिस्तान की मीडिया की हर बात सच्ची नहीं मानी जा सकती है। ईरानी राजदूत ने पहले पुष्टि की थी लेकिन उसके बाद इनकार किया, उसके बाद फिर रवानगी हुई, ये सच है, लेकिन राजदूत का पोस्ट जो है वो भी हटा दिया गया था। बता देते हैं सीज फायर बातचीत के लिए संभावित जो लिस्ट आई है उसमें पाकिस्तान के जो नाम सामने आए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ मौजूद रहेंगे, सेना प्रमुख आसिम मुनीर मौजूद रहेंगे, इसी के साथ पाकिस्तान से विदेश मंत्री इरशाद डार इस टेबल पर मौजूद रहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आसिम मलिक इस टेबल पर मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान के ये संभावित नाम है। अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका में उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस, अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जी.डी. वेंस इसमें शामिल होंगे इस बातचीत में, और स्पेशल प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ भी इसमें रहेंगे। जारेड कुशनर सीनियर एडवाइजर हैं, ये हमेशा ही कूटनीतिक तरीकों से मौजूद रहते हैं, ब्रैड पेस में मौजूद रहेंगे। ईरान की तरफ से संसद अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिफाफ जो है मौजूद रहेंगे। विदेश मंत्री अब्बास अरागची जो हैं वो इस बातचीत में मौजूद रहने वाले हैं, और साथ ही उप विदेश मंत्री मजीद तख्त खांची भी इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं। तो दीपक सर, अगर बात की जाए तो बातचीत होगी, बातचीत में क्या समाधान निकलेगा ये अभी दूर की बात है, लेकिन फिलहाल बातचीत की टेबल तक कौन कौन पहुंच रहा है इसी पर सस्पेंस बना हुआ है। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो लोग इस बातचीत के अंदर पहुंचेंगे ना पिंकी, उनका वजन क्या है, उनकी ताकत कितनी है, वो अपनी सरकार के अंदर कितना बड़ा रोल रखते हैं, क्या वो जो कहेंगे बातचीत की टेबल पे वो उनका देश पीछे जाकर मान लेगा। लेकिन अगर ये डेलीगेशन है जिसमें अब्बास अरागची भी हैं, जिसमें गालिबाफ भी हैं, जिसमें जे.डी. वेंस भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये बहुत सीरियस डेलीगेशन होगा, क्योंकि एक तरफ उपराष्ट्रपति है, दूसरी तरफ संसद के अध्यक्ष हैं, और अभी अब्बास अरागची ही ईरान की पूरी विदेश नीति और कूटनीति को संभाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक हाई लेवल, हाई पावर डेलीगेशन होगा, बातचीत होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको बताना चाहता था सेरेना होटल के बारे में। ये सेरेना होटल जो बातचीत के लिए तय की गई है, कई दफा गए। जी हाँ, मैं सेरेना होटल में दो बार रुका हूँ, और ये सेरेना होटल तब बना था जब पहली बार जब मैं गया था तो मैरियट होटल में रुका था, और आपको याद होगा मैरियट होटल को कई सारे आतंकवादियों ने 2 ट्रक बम ला के ऐसा उड़ाया था कि पूरी वो बिल्डिंग तबाह हो गई थी। 1000 के आसपास लोग मारे गए थे। उसके बाद इस सेरेना होटल को बनाया गया, और जब सेरेना होटल ये जो बनी है ना, तो इसमें जब आप अंदर घुसते हैं तो अंदर घुसने के लिए आपको भूल भुलैया से गुजर के जाना पड़ता है, ताकि अगर कोई ट्रक लेकर जाकर इस्लामाबाद के उस सेरेना होटल पर हमला करे तो होटल पर हमला ना हो पाए, और सिक्योरिटी के जो भूल भुलैया वाले ऐसे गेट है ना, वो उसको रोक ले। तो वहां पर भी इस तरह की हरकतें, आपको पता है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में जो आतंकी पाले हैं कभी कभी नाराज हो जाते हैं और उनके ऊपर ही बम फोड़ देते हैं। अभी स्कूल कॉलेज वहां सब बंद किए हुए हैं, उस इलाके में गतिविधियां सब रोक दी गई हैं, जब तक ये बैठक नहीं हो जाती तब तक सब कुछ वहां पर। और सबसे वीआईपी इलाका है इस्लामाबाद का सेरेना होटल, क्योंकि इससे थोड़े से आगे चले जाएंगे तो उनकी पार्लियामेंट है, उससे थोड़े से आगे चले जाएंगे उनकी सुप्रीम कोर्ट है, उससे थोड़े से आगे चले जाएंगे तो पीटीवी का दफ्तर है, और वहीं पे मैरियट होटल थी। तो ये जो इस्लामाबाद बना है ना, ये नया बना है, रावलपिंडी की ट्विन सिटी है। लेकिन ये इलाका आपको बखूबी पूरा रटा हुआ है कि इसके बाद क्या क्या चीजें वहां पैदल घूमा हूं मैं वहां पे, मतलब इतना तो था, उस इलाके में पैदल घूमने देते थे, बाकी इलाकों में बाहर नहीं जाने देते थे, और अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो कोई ऐसा वाला आपका पीछा करता है।
इतना खतरनाक। अरे तो पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हिंदुस्तान पे कैसे भरोसा बिल्कुल। कर सकता है? और पाकिस्तान बना ही इस बात पर है क्योंकि हिंदुस्तानियों से पाकिस्तानियों को नफरत थी। बिल्कुल। उनका 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 प्री यही था कि हिंदू और मुसलमान दोनों साथ साथ नहीं रख सकते, इसीलिए मुसलमानों को अपना देश चाहिए। और पिंकी, धर्म के आधार पर ये पहला देश बना है दुनिया में, धर्म के आधार पर पहला देश बना है। और मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो लोग खुद आतंकवादियों को पालते हैं, ऐसे लोगों को शांति वार्ता की जिम्मेदारी दी गई है कि आतंकवादियों का खात्मा करना है और उसके लिए ऑपरेशन चल रहा है। तो यहाँ पर कई सारी बातें हैं, कई सारी चीजें हैं जिसका हम विश्लेषण करेंगे। आपको इस शांति वार्ता के बारे में आपको लगातार बताएंगे और सेरेना होटल के बारे में बताएंगे। खाना अच्छा है वहाँ का, खाना अच्छा है, खाना अच्छा है। खाना अच्छा है। नॉन वेज या फिर वेजिटेरियन? वो पाकिस्तान है, वो नॉन वेज भी मिलेगा, वेज भी मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा। सबसे ज्यादा आपको अच्छा पूरा पूरा 7 स्टार जो जिसको बोलते हैं कि इंटरनेशनल क्वेश्चन, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ, रिटायर्ड एयर मार्शल ओपी तिवारी जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ। जनरल साहब, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, अब आपको कहां लगता है, अब ऐसा लग रहा है कि बातचीत होने जा रही है, लेकिन बातचीत किसी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे उससे पहले मुस्तफा खमेनी का बयान आ गया है, ईरान पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला नहीं गया है। ये किस तरह का इंपैक्ट डालेगा इस पूरी बातचीत पर? जय हिंद। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बातचीत होगी, ये बहुत अच्छी बात है और होनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल, जैसा कि वो बता रही थी कि हर समस्या का समाधान मिलिट्रीज जो होती हैं, वो मिलिट्री सिचुएशन क्रिएट करती हैं, ऐसा माहौल बनाती हैं जिससे कि आप बातचीत कर सकें और बातचीत के टेबल पर आपको एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में ले जाने की वाली परिस्थिति में ला करके मिलिट्रीज का काम है छोड़ना। उसके बाद शांति स्थापना करना, ये मिलिट्रीज का काम नहीं होता है। ये काम हमेशा डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल तरीके से किया जाता है और वही उसी बात की शुरुआत हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत वेलकम स्टेप है। लेकिन दो चीजें इसमें बिल्कुल क्लियर हैं। जैसे कि अभी इजराइल ने साफ मना कर दिया है कि एज फार एज हिजबुल्लाह इज कंसर्न, उसको हिजबुल्लाह और लेबनान को मुझे लगता है हमको अलग अलग करके रखना चाहिए। और इजराइल भी जो है हमले वो कर रहा है, वो हमले लेबनान पे नहीं माने जाने चाहिए, वो हमले हो रहे हैं हिजबुल्लाह के ऊपर, जो कि एक आतंकवादी संगठन है जहां तक मैं जानता हूं। और उसके बाद दूसरा जो टफ स्टांस लिया है, अभी ये जो मुस्तफा खमेनी का स्टेटमेंट आया है कि हम पे हमला करने वाले किसी को नहीं छोड़ा जाएंगे, बख्शा जाएगा, इसका मतलब यह है कि आप बातचीत में कोई इंटरेस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और जो आप कह रहे थे कि जो डेलीगेशन यहां पर आ रहा है, उस डेलीगेशन के पास अथॉरिटी कितनी है, पहली बात। और दूसरी बात, जो भी वो डेलीगेशन बातचीत में डिसीजन लेगा, क्या वो डिसीजन आईआरजीसी को मान्य होगा? क्योंकि आज की परिस्थिति में ईरान के ऊपर राजनीतिक तौर पे भी और हर तरीके से आईआरजीसी का पूरा नियंत्रण है और वो किसी की पजेश्किन की भी बात नहीं सुन रहे हैं और किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, हमने बातचीत की थी इसके बारे में कि राष्ट्रपति ने कुछ नियुक्तियां करी जिनको कि आईआरजीसी ने नहीं माना। और तो ये एक, आज मुझे लगता है कि ये जो मुस्तफा खमेनी अगर वो हैं, या ये भी संभव है कि ये स्टेटमेंट आईआरजीसी ने स्वयं उनके नाम से निकाला हो, क्योंकि मुझे फिजिकली तो वो मुस्तफा खमेनी बात करते हुए दिखाई नहीं दिए। तो ये आईआरजीसी का जब तक इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई कंक्रीट चीजें हो सकती हैं। अब मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आपको दीपक मानता हूं कि वो ये बात है कि इतनी टफ आप दोनों की कंडीशंस हैं, वो जो 10 उन्होंने कंडीशंस दी हैं जिनको कि उन्होंने यूएस ने ऑलरेडी नकार दिया है, अगर उन 10 कंडीशंस को हम मान लेते हैं तो उन 10 में से 8 ऐसी हैं जो कि अमेरिका को कभी भी मान्य नहीं होंगी। और उसी प्रकार से जो अमेरिका ने कहा है, उसमें से 15 में से 13, इनफैक्ट ईरान तो कहता है कि पूरी 15 की 15 चीजें हमें मान्य नहीं है। तो ये जो चीज है, वार्ता कहां पहुंचेगी, किस दिशा में आगे जाएगी, ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लेकिन वार्ता हो रही है, ये एक बहुत अच्छी और बड़ी बात है, होनी चाहिए। और जो इजराइल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में बातचीत हुई है, उसके बारे में भी एक लाइन बोलना चाहता हूं दीपक। मुझे लग रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने, हो सकता है ये कहा हो कि जब तक वार्ता का माहौल है तब तक आप अपने हमलों में थोड़ी कमी लाएं, ये संभावना है। और हो सकता है आपको अगले कुछ घंटों में
इजरायली हमलों में कुछ कमी नजर आए। बंद नहीं होंगे ये मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूं कि इजराइल का जो है वो उद्देश्य बिल्कुल क्लियर है और उसके हिसाब से वो हमले बंद करने वाले नहीं है। तो वार्ता का हल निकलता हुआ मुझे बड़ा मुश्किल लग रहा है कि इसका कोई भी नतीजा निकलने वाला है। दीपक, अब एयर मार्शल ओपी तिवारी के पास चलते हैं। ओपी तिवारी जी, जनरल साहब ने बहुत सही पॉइंट उठाया कि आईआरजीसी इस बातचीत में कहां खड़ा हुआ है, गालिबाफ या अब्बास अरागची या जो उप विदेश मंत्री हैं। आपको लगता है कि इन तीनों के पास आईआरजीसी का मैंडेट होगा, क्योंकि लड़ाई तो उन्हीं को लड़नी है? देखिए माथुर साहब जो कहा आईआरजीसी का, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी बात देखिए, पहली बात करना चाहूंगा कि सबसे बड़ा असफल होने का मेन कारण है पाकिस्तान। ये जो वेन्यू चूज किया उन्होंने, किसको चूज किया है? कुछ औकात नहीं पाकिस्तान की। मेडिटेशन करेगा, पाकिस्तान की जनता उनके साथ नहीं है। उनके मंत्री कह रहे हैं कि हमारा बड़ी इजराइल कैंसर है। तो ऐसे स्टेटमेंट जब पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं तो कौन किसको विश्वास होगा? अब इजराइल के अगेंस्ट जाके अगर अमेरिका नहीं कहूंगा, ट्रंप साहब अगर ये बात करें तो इतना संभव नहीं है, बिकॉज ट्रंप साहब इजराइल के ही हाथ में पपलू रहे हैं, इजराइल डायस्पोरा के हाथ में पपलू रहे हैं, बिकॉज इनके पास कोई उद्देश्य नहीं था लड़ाई लड़ने के लिए। ये सिर्फ इजराइल के लिए लड़ रहे थे, जहां से जिस तरीके से सिचुएशन चल रही थी। बात अलग है कि इनकी आर्मी नाकाम रही, बिकॉज इनके पास आर्मी को मोटिवेशन के लिए कोई रीजन नहीं था, इनकी लड़ाई नहीं थी, इसलिए इनके पायलट्स जितने थे बेसिस से सब छोड़ के भाग गए थे। और इतना देखिए, आप इजराइल का एक जहाज नुकसान है और अमेरिका का देखिए कितना नुकसान हुआ है। देखिए, सब माथुर साहब एग्री करेंगे, खाली मशीन लड़ाई नहीं करती, मैन बिहाइंड द मशीन इज मोर इंपॉर्टेंट। और उनका मोटिवेशन मोरल हाई नहीं है, उससे कन्विंस नहीं हो किस लिए लड़ रहे हैं, वो ठीक से नहीं लड़ेंगे। ये स्वाभाविक देखा आपने, ये जितने 9 या 10 बेसिस थे सारे तबाह हो गए, सब छोड़ के भाग गए थे। एवैक्स गया, इनके मीडिया रिफ्यूलर्स गए, फाइटर्स गए। अब कैसे गए? जिनके पास एयर डिफेंस था नहीं, उन्होंने भी हरा दिया, उन्होंने भी मार दिया। तो इसका मतलब कुछ कमियां अमेरिका में बहुत ज्यादा है। और ट्रंप के अगेंस्ट जो लोग खड़े हुए हैं, करीब मेरे ख्याल से पहले 58% था, अब 65% हो गया है। इनके सीनेट में, इनके पार्लियामेंट में भी इनके अगेंस्ट लोग खड़े हो रहे हैं। अभी देखना है कि भाई देखिए, जहां तक ईरान का सवाल है, जहां तक अमेरिका का सवाल है, दोनों को भी सीजफायर चाहिए, बिकॉज दोनों इस कंडीशन में नहीं है कि आगे लड़ाई बढ़ा सके। बिकॉज ईरान तो तबाह हो चुका है, लेकिन ईरान में इतनी ताकत, इनहेरेंट कुछ शक्तियां हैं जिसकी वजह से अपने आप पे वो कह रहा है कि हम अमेरिका को तबाह कर देंगे। अमेरिका को तो नहीं तबाह कर पाएगा, बट अमेरिकन के बेसिस को तबाह कर ही दिए, कुछ ही बेस बचे हुए हैं। इजराइल को ज्यादा तबाह नहीं कर पाया है। क्यों? इजराइल का जो एयर डिफेंस था, जिनका 10 एयर बेसेज हैं और 5 फाइटर बेसेज हैं, उसको तो पूरा सेफ रखा हुआ है इजराइल ने। टेल अवीव और हाइफा जो शहर है, वहां पर तो परेशानी हो रही है, बस कोई बात नहीं। तो ये देखिए, इजराइल का कोई नुकसान नहीं हो रहा, अभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। बॉम्बिंग हो रही है, उस एरिया में हो रही है, लेकिन इजराइल का जो मेन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव है वो लतीवा रिवर के साउथ में सदर्न लेबनान पे कब्जा करना है, बफर जोन के बहाने। ये बफर जोन इनके और कई काम आएगा, बिकॉज वही एक फर्टाइल लैंड है जो कि फूड सिक्योरिटी का इजराइल का भविष्य में ध्यान रखेगा। और कल उन्होंने इजराइल पहले एयर मार्शल कल उन्होंने क्या भी दिया है कि मोटे तौर पर हमने लिटरी रिवर के आसपास का जो सदर्न लेबनान का इलाका है उसको अपने कंट्रोल में ले लिया है, कल कह दिया है आईडीएफ ने। हाँ देखिए, अब छोड़ेंगे नहीं, पहले एक बार कब्जा किया था, फिर छोड़ दिया था। अभी जिस तरीके से बात हुई है, देखिए जब भी सीज फायर और कुछ वार्ता की बात चलती है तो जून में क्या हुआ था हमने देखा था, मई या जून में। उसके बाद दोबारा क्या था, बात होने के पहले ही ट्रंप साहब ने अटैक कर दिया था। तो इसका अंदेशा और इसका जो इसकी प्रॉबिलिटी जो थी, इसको ईरान को भली बात मालूम है। ईरान की शांति से नहीं बैठे हुए हैं कि इसका बहाना लेके हो सकता है कोई मेजर अटैक कर सके। तो इसमें जिस तरीके से शुरुआत हुई है, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा हुआ है। ठीक है, पहली बात सबसे बड़ी, बिना औकात की जवाब पाकिस्तान की, और कैसे हो रहा है ये मेरे को उम्मीद नहीं है कि ये सफल होगा। भगवान से उम्मीद करता हूं कि सफल हो जाए, क्योंकि विश्व शांति के लिए बहुत 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 बड़ा कदम होगा। बिल्कुल तिवारी सर, ये बहुत ज्यादा बड़ा कदम होगा और जरूरी भी है। लेकिन जिस तरीके से तिवारी सर भी कह रहे थे कि पाकिस्तान इसकी मध्यस्थता करवा रहा है, वहां पर बैठक हो रही है, सबसे हैरानी की बात यह। और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ जो है एक ट्वीट करते हैं, एक पोस्ट करते हैं, जिसमें वो इजराइल को कैंसर बताते हैं और कहते हैं कि इस देश को बनाने वाले नर्क में जले। लेकिन जब इजराइल उस पर आपत्ति जताता है तो तुरंत एक देश के विदेश मंत्री अपने किए हुए पोस्ट को डिलीट भी कर देते हैं। डरते हैं ना, क्योंकि उनको पता है कि उनका माई बाप जो है वो अमेरिका है और इजराइल जो है अमेरिका को बहुत पसंद करता है। तो अगर इजराइल ने अमेरिका से इस बात की शिकायत कर दी तो सीज फायर, ये पूरी वार्ता, ये तमाम चीज़ें खटाई में पड़ सकती हैं। लेकिन
अब जनरल साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, अमेरिका का ये कैसा दोहरा मापदंड है? क्योंकि अमेरिका और यूएन से सैंक्शंस कम से कम 2 दर्जन से ज्यादा आतंकवादी, जिसमें दाऊद इब्राहिम है, जिसमें हाफिज सईद है, जिसमें मसूद अजहर है, इन सब पे इनाम घोषित है। ये पाकिस्तान के अंदर है। आतंक से लड़ाई अमेरिका लड़ रहा है ईरान के अंदर, हुती हिजबुल्लाह और हमास के खिलाफ, और बातचीत कर रहा है पाकिस्तान के अंदर। ये कैसा दोहरा मापदंड है अमेरिका का? देखिए, बिल्कुल दीपक, आपसे मैं पूरी तरह सहमत हूं। देखिए, अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड न केवल जहां आप हर जगह उस डबल स्टैंडर्ड को देख सकते हैं, वो कहीं कहीं भी आप देख, जो उनको अपने परसेप्शन में ठीक लगता है और जो उनको लगता है कि उनको आगे जाकर के लाभ देगा। ये देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि ये वही ट्रंप हैं जिन्होंने 2018 में एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को हमने अरबों डॉलर की सहायता दी और पाकिस्तान ने हमें झूठ और फरेब के अलावा कुछ नहीं दिया, और ये पैसा उन्होंने आतंकवाद में लगा दिया। तो अमेरिका जानता है इस बात को अच्छी तरह से। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका को पाकिस्तान की आवश्यकता है, और वो आवश्यकता इसलिए है कि पाकिस्तान, अमेरिका जानता है अंदर ही अंदर कि ये वार्ता सफल होने वाली नहीं है, और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान के बेसिस और शायद पाकिस्तान की धरती का प्रयोग करना पड़े अमेरिका को, और उसमें शायद पाकिस्तान की सेना को भी उसमें प्रयोग में लाना पड़े। तो इस वजह से अमेरिका वहां जाना चाहता है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि और जो उनका जो इस समय भारत के साथ इक्वेशन है, वो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा तकलीफ में डाल रहा है, और वो भारत में इस चीज की बातचीत करने के पक्ष में मेरे हिसाब से नहीं थे। इस वजह से उन्होंने ये बात की। तीसरी बात मैं बताता हूं आपको, इस मोर इंपॉर्टेंट जो है वो मेरे हिसाब से ये है कि पाकिस्तान को क्या जरूरत है। पाकिस्तान को इसलिए जरूरत है कि 3-4 इश्यूज हैं वेरी इंपॉर्टेंट। पहला इशू ये है कि पाकिस्तान को ये लगता है कि अगर ये युद्ध नहीं रुका तो उनको डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, और अगर वो इन्वॉल्व हुए तो उनके घर में गृह युद्ध की जैसी परिस्थिति आ जाएगी। अगर उन्होंने अमेरिका की तरफ से लड़ाई लड़ी या सऊदी अरब की तरफ से लड़ाई लड़ी, तो एक बात वो है, वो चाहते हैं किसी भी प्रकार से युद्ध, वो खुद एक युद्ध में शामिल हैं। उनके रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि हमारा अफगानिस्तान के साथ खुली जंग चल रही है। तो ये, और जो खुद युद्ध लड़ रहा है अपने घर में, उसके अलावा बलूचिस्तान की समस्या, खैबर पख्तूनख्वा की समस्या, और वहां पर आप पीस टॉक्स कर रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि पाकिस्तान की जो डिपेंडेंस है, जो पश्चिम एशिया से गैस, तेल आता है, ऊर्जा आती है, वो 90% से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा अगर किसी देश को असर पड़ा है उस चीज से, वो पाकिस्तान है। तो उनको भी, क्योंकि आप देख लीजिए, उन्होंने मान लीजिए पाकिस्तान के 3-4 जहाज आने भी दिए, इट हैज नो मीनिंग दीपक। क्योंकि क्या होता है कि जब आपके पास जहाज भले ही आ रहे हो, जहाज में आएगा क्या? अगर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, अगर बहरीन, कुवैत, कतार में आपका गैस है ही नहीं, तो आप लेकर के क्या आएंगे? और दूसरी बात यह होती है कि जहां 50, 60, 100 शिप्स आते थे, वहां 2 या 3 शिप्स आ रहे हैं। तो ये मेरा मानना है कि उनको इस चीज की भी बहुत आवश्यकता है कि किसी प्रकार से ये ऊर्जा परिवहन का मार्ग तुरंत अर्लीस्ट पॉसिबल खुल जाए। ये दूसरी उनकी समस्या है। और तीसरी समस्या ये है कि उनके जो आज की तारीख में उनका जो एक ब्रांड बन गए हैं टेररिज्म के ब्रांड के, इसी वजह से आप उनके चैनल्स देखिए, उन्होंने ऑलरेडी नोबेल पीस प्राइज और ये और वो, जो ट्रंप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, अब शहबाज शरीफ कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये इनकी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। इस वजह से पाकिस्तान, जो कि चरणों में बैठा हुआ है अमेरिका के, उन्होंने चरण दबा के उनको कहा होगा कि ये हमें इस तरह का मौका दें। और एक चीज मैंने कल भी बताई थी दीपक, एक अदृश्य खिलाड़ी है इस पूरे गेम में, और वो अदृश्य खिलाड़ी है चीन। और चीन पूरी तरह से इस पूरी वार्ता को और इस पूरी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर रहा है। और उसकी 2 वजह हैं। एक तो चीन चाहता है कि ये खत्म हो, क्योंकि उसकी अपनी अर्थव्यवस्था इस पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं कि हीलियम का प्रोडक्शन वहां से होता है। चाइना अपनी हीलियम की रिक्वायरमेंट मिडिल ईस्ट से ले रहा है, वेस्ट एशिया से, और वो उनकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, उनकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में वो काम आने वाली चीज और कहीं नहीं मिल रही है। वो उसके अलावा सिर्फ अमेरिका के पास है। तो मेरा मानना है कि उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी वजह से वो दबाव डाल रहे हैं। और दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण इशू ये है कि चीन पश्चिम एशिया में
पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट अपना रोल देख रहा है, और वो जो रिकंस्ट्रक्शन होगा ईरान का खास करके, और शायद और दूसरे पश्चिमी एशियाई देशों का जिनको बहुत नुकसान हुआ है, उस रिकंस्ट्रक्शन में वो प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेट करके अपने पैर वहां जमाएगा, और अपने पैर जमाने के साथ साथ अमेरिका की जो पश्चिम एशिया में जो हेजेमोनी है उसको चैलेंज करेगा, ठीक है, और प्रयास करेगा कि उसको परमानेंटली हटाया जाए। ठीक है, तो फिलहाल सर ने हमें बताया कि किस तरीके से बातचीत का माहौल बन रहा है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं इस बातचीत में। इस बातचीत की टेबल सजाई है पाकिस्तान ने, ईरान इसके अंदर है, अमेरिका इसके अंदर है, लेकिन दिलचस्प इजराइल इसके अंदर नहीं है। इजराइल भी इस पूरी की पूरी लड़ाई का एक पहलू है जिसे हम भूल नहीं सकते। गल्फ के वो देश जिनके ऊपर ईरान ने हमले किए थे वो इस बातचीत के अंदर नहीं है, तो ये बातचीत कितनी टिकाऊ होगी इस पर सबकी नजरें लगी होंगी। साथ ही साथ चाइना का रोल भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये भी समझेंगे कि बातचीत कब होने वाली है, जेडी वेंस कब पहुंचने वाले हैं, ईरान के जो डेलीगेशन है वो कब पहुंचने वाला है। तो अभी की ब्रेकिंग ये है कि शांति वार्ता से पहले इस्लामाबाद में कड़ी सुरक्षा है, 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात है। अमेरिका और ईरान में होनी है बातचीत जिसकी मध्यस्थता, जिसका वेन्यू पाकिस्तान ने मुहैया कराया है, और ये पाकिस्तान का 5 स्टार होटल सेरेना है जो कि डिप्लोमेटिक इनक्लेव के अंदर स्थित है। बिल्कुल, और यहाँ पर कड़ी सुरक्षा कर दी गई है। अपने 10,000 जवानों को तैनात किया गया है, और आसपास के तमाम जो स्कूल हैं उनको भी बंद किया गया है। यानी कि यहाँ पर जो रोजमर्रा की गतिविधियां हैं वो काफी कम देखी जाएंगी अगले 2 दिनों तक। लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। इसी बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब किया गया है। एक तरफ यहाँ पर बातचीत होने के लिए टेबल सजी है, दूसरी तरफ इजराइल अपने हमले रोक नहीं रहा है। लेबनान में इजराइल के हमले लगातार जारी हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक अब किया गया है। मेरे ख्याल से पिंकी हमको इसको थोड़ा बदलना चाहिए। लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले हमें ये कहना चाहिए, क्योंकि लेबनान से किसी तरह का कोई झगड़ा इजराइल का नहीं है। उसका जो झगड़ा है हिजबुल्लाह से है, क्योंकि हिजबुल्लाह उसको मिसाइल मारता ही रहता है। इस बीच मिडिल ईस्ट की जंग अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां कूटनीति और बारूद के बीच की लकीर धुंधली हो गई है। इस्लामाबाद में होने वाली अहम बैठक से ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को ऐसा अल्टीमेटम दिया है जिसने ईरान से लेकर वॉशिंगटन तक खलबली मचा दी है। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में ईरान की मनमानी और नहीं चलेगी। उन्होंने चेतावनी दी है कि टोल वसूलना बंद करो। ट्रंप का दावा है कि तेल की सप्लाई जल्द शुरू होगी, चाहे ईरान इसमें सहयोग करे या न करे। ट्रंप ने ईरान के रवैये को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के रवैये को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे खराब बताया है। बिल्कुल, और दूसरी तरफ ईरान अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। इजरायली हमलों के जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से बंद करने का फैसला किया है। ईरान का सीधा स्टैंड है, जब तक लेबनान पर हमले नहीं रुकेंगे दुनिया के लिए तेल का ये रास्ता नहीं खुलेगा। ईरान इसे अपनी सुरक्षा और हक की लड़ाई बता रहा है, लेकिन ट्रंप इसे इंटरनेशनल डकैती कह रहा है। सिर्फ तेल ही नहीं, ट्रंप ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर भी बड़ा बयान दिया है। ट्रंप का कहना है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग में जीत हासिल कर ली है और वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देंगे। उन्होंने साफ कर दिया है कि ईरान अब किसी भी समझौते का पालन नहीं कर रहा है, लिहाजा अब एक्शन का वक्त है। तो ट्रंप ने बातचीत के बीच वार्निंग भी दे दी है। संजीव श्रीवास्तव जी, ट्रंप की इस वार्निंग को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट अभी तक खुला नहीं है। संजीव जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं दीपक जी सुन पा रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, हॉर्मुज स्ट्रेट अभी खुला नहीं है और उसी को लेकर बातचीत शुरू नहीं हुई है। ट्रंप ने धमकी दे दी है कि कार्रवाई का वक्त आ गया है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, स्टेट एक इंटरनेशनल वाटरवेज है और इस पे किसी तरीके का रिस्ट्रिक्शन लगाना, ब्लॉकेट करना, टोल टैक्स वगैरह करना, उगाही करना, ये इंटरनेशनल मैरीटाइम जो लॉज है उसका क्लियर वायलेशन है। और ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, ये जाहिर है कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात की स्वतंत्रता है कि वो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और
अनइम्पीडेड कॉमर्स वहां से करे। और यदि ईरान के इस्लामिक रिजीम के द्वारा वहां पर रिस्ट्रिक्शंस पैदा किए जाते हैं तो जाहिर है कि ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए बेहद नकारात्मक साबित होगा। और ये जो पूरी स्थिति है उसको अधिक लंबे समय तक ईरान बरकरार नहीं रख सकता और उसके विरुद्ध बड़ी कार्रवाई का उसे सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अन्य सदस्यों, यूके लेड जो एक इनिशिएटिव लिया गया है जिसमें कि पूरे स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के लगभग 40 राष्ट्रों के बीच में आपस में विचार विमर्श भी चल रहा है। बहरीन लेड एक यूएनएससी रेजोल्यूशन भी आया था, हालांकि उसको रशिया और चाइना ने वीटो कर दिया था। लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज को इस तरीके से ब्लॉकेट करना ये लंबे समय तक नहीं चल सकता और इसके विरुद्ध जाहिर है कि इस्लामिक रिजीम ईरान की जो है उसको कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका स्वयं से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईरान की इस्लामिक रिजीम जो कि अब नेगोशिएशन और डायलॉग की प्रक्रिया की तरफ उसने अगर कदम बढ़ाया है तो बेहतर हो कि वो बुद्धिमत्ता के साथ काम ले और कुछ ऐसा न करे कि जिससे कि ये जो पूरी एक युद्ध विराम की जो स्थिति बन रही है या एक जो नेगोशिएशंस की जो प्रक्रिया को चलाने का प्रयास किया जा रहा है उसमें बड़ी बाधा पैदा हो। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के संदर्भ में ईरान के इस्लामिक रिजीम को अपने अप्रोचेज में बदलाव लाने की नितांत आवश्यकता है। ये बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन जनरल साहब मैं एक और अलहदा मुद्दे पर आपका ध्यान खींचना चाह रहा हूं। पंजाब असेंबली में पिंकी मुझे बता रही थी, पिंकी क्या बताइए जरा। बिल्कुल, पंजाब असेंबली में यहाँ पर पाकिस्तान की पंजाब असेंबली में ये एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और यहाँ आसिम मुनीर को लेकर और साथ ही इशाक डार को जो है नामित किया जाना चाहिए नोबेल पीस प्राइज के लिए। अभी बैठक हुई भी नहीं है लेकिन उससे पहले प्रस्ताव पेश कर दिया गया है। बताइए जनरल साहब, अब वो देश जो आतंक को पालता है, वो देश जो अपने घर के अंदर पूरी दुनिया पर जिसका नाम 9/11 के अंदर आया, जिसका नाम 26/11 के अंदर आया, जिसका नाम 7/7 के अंदर आया, दुनिया की जितनी भी टेररिस्ट घटनाएं हुई हैं उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट रहा है और अब वो नोबेल शांति पुरस्कार चाह रहा है। क्या दिन आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, हास्यास्पद। और ये मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कोई मूर्खतापूर्ण कोई बात हो नहीं सकती थी। आप किस प्रकार की बात कर रहे हैं। आप खुद एक लड़ाई में लगे हुए हैं, वो युद्ध चल रहा है। आज आपके खुद के रक्षा मंत्री इस बात को 50 बार कह चुके हैं कि हम अफगानिस्तान से खुली जंग लड़ रहे हैं। आप बलोचिस्तान में आपने पूरा वहां पर आतंक फैलाया हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है। आप अपने खुद के लोगों के खिलाफ F-16 हवाई जहाज और इस तरह के गनशिप्स का प्रयोग कर रहे हैं और वो उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाए। और उन्होंने, पहली बात तो कोई इसमें कोई बात सोचने की भी नहीं हो सकती है और अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि उसके पहले तो अब ट्रंप को दे देना चाहिए था। दूसरी बात, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए क्या हो रहा है कि वो अब इस बात में पाकिस्तान की जो रेपुटेशन खराब थी, अब वो पाकिस्तान इस प्रकार को अपने आप को प्रोजेक्ट करना चाहता है कि वी आर द विक्टिम्स ऑफ टेरर, और वो कैसे उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जब उनके किसी मुनीर को या शहबाज को किसी को इस प्रकार का प्राइज और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता है तो उनको लगेगा। तीसरी बात मैं बताता हूं, कंट्रीब्यूशन इसमें पाकिस्तान का क्या रहा है। ओनली ए मैसेंजर। ये हमें इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने यहाँ के संदेश वहां भेजे हैं, वहां के संदेश यहाँ भेजे हैं और उसमें बीच में कहीं ना कहीं जो खबरें आ रही हैं कि कुछ गड़बड़ी भी हुई है संदेशों को इधर से वहां भेजने में, क्योंकि जो वहां पहुंचे हैं वो अलग हैं और अमेरिका कुछ और क्लेम कर रहा है कि उसको डस्टबिन में डाल दिया था, ये था। खैर एनीवे, व्हाटएवर इट बी, लेकिन इससे ज्यादा हास्यास्पद कोई बात नहीं हो सकती है दीपक, कि जो जहां पर आज भी असीम मुनीर के देश में आज भी सारे टेररिस्ट वहां पर मौजूद हैं। मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में है, सईद पाकिस्तान में है, ये जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान के अंदर हैं। आप किस प्रकार की बात हम कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में किस तरह की हालत चल रही है वहां पर। उनकी सेना इटसेल्फ, मेरा मानना यह है कि वो भी बहुत ज्यादा रेडिकलाइज्ड आर्मी है। इस प्रकार की रेडिकलाइज्ड आर्मी के प्रमुख को अगर आप चाहते हैं कि उसको नोबेल पीस प्राइज मिल जाए तो मेरा ये मानना है कि इस पीस प्राइज की बात भी करना बहुत गलत बात है। लेकिन अगर होता है तो इसके ऊपर से किसी प्रकार का कोई आपको होना नहीं चाहिए। इस तरह का प्रस्ताव आ रहा है, नोबेल पीस प्राइज का अपमान है सर।
इस तरह का प्रस्ताव बिल्कुल। पंजाब असेंबली में आना ही नोबेल पीस प्राइज का अपमान है। देखिए सज्जाद बुखारी दीपक, साहब, एक लाइन में और प्लीज बोलूंगा, ये न केवल ये, इस वार्ता का पाकिस्तान में होना भी शांति का अपमान है। बिल्कुल सही कहा, वार्ता का पाकिस्तान में होना शांति का अपमान है। ये बिल्कुल सही बात आपने कही है। सज्जाद बुखारी जी, किस किस को ले आए आप ये बातचीत कराने के लिए? एक तरफ जेडी वेंस है ईरानी, आप ईरानियों को कुछ बोल रहे हो, अमेरिका को कुछ बोल रहे हो, ट्रंप उस प्रस्ताव को जो ईरान ने आपको दिया, ईरान ने पाकिस्तान को दिया, पाकिस्तान ने अमेरिका को बढ़ाया, उसकी और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। खैर ये बात हम शुरू करें, ये तो बता दीजिए जेडी वेंस कब आ रहे हैं, ईरानी डेलीगेशन कब आ रहा है, और कौन कौन लोग हैं उसके अंदर? बहुत शुक्रिया। इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास होती तो बहुत है, लेकिन आधी अधूरी इंफॉर्मेशन आपके पास होती है। पिंकी जी ने जो इंफॉर्मेशन आपको दी है, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये हमारी कामयाबी, आपकी जानिब से इस कामयाबी को मजीद इंडोर्स करने के मुतरादिफ है। नोबेल पीस प्राइज की जहां तक बात करें, देखें ठुकाई के बाद जब अमन आता है ना, तो फिर तो पीस प्राइज मिलना ही चाहिए। आपकी ठुकाई के बाद भी जो है हमें नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए था। कितनी शांति आ गई है, रोजाना गिदड़ भक्कियां थी, कभी लाइन ऑफ कंट्रोल पे, कभी वर्किंग बाउंड्री पे। सज्जाद बुखारी, आप अपनी आर्मी से पूछ के आ जाइए ठुकाई किसकी हुई है। आप इंटरप्ट ना करें जनरल साहब, मैं आपको नहीं चाहूंगा, आपका कैलिबर बहुत हाई कैलिबर है, आप एक सेना से रिटायर्ड हैं, तो मैं आपको उस तरह नहीं। एंकर जो है वो मेरा पेटी भाई है, तो उसकी तो मैं क्लास ले सकता हूं, क्योंकि उसने अभी इतनी मैं भी आपकी क्लास ले सकता हूं। मैं भी ये कह सकता हूं कि सज्जाद बुखारी, आपकी कितनी एयरबेस हमने तबाह की, जरा वहां देख कर आइए। उन एयरबेस की मरम्मत के लिए जो टेंडर दिए गए, वो टेंडर भी आप वो नहीं कर पाए। आपके पास आपका जो फौज है उसमें टैंकों में पेट्रोल डलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, आपके सैनिकों के पास गोलियां नहीं है। आप चीन से उधार लेकर ड्रोन और जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उनका इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको भारतीय वायुसेना ने और हमारे मिसाइलों ने तबाह कर दिया। आपके कई अवॉक्स को तबाह किया गया, आपके कई प्लेन्स को तबाह किया गया, आपकी 13 की 13 एयरबेसेस को तबाह किया गया। और सज्जाद जी, उम्मीद यही करते हैं किसी सुरक्षित जगह से ही आप बात कर रहे होंगे, यहाँ पे कहीं आसपास कोई धमाका ना हो जाए अचानक से। पिंकी जी, प्यारी पिंकी जी, पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित पुरअमन जो है वो मुल्क है, इस्लामाबाद अकॉर्ड। पिंकी जी, जनरल साहब आप फिर आ गए, थोड़ा बर्दाश्त करके सुन लें, थोड़ा सा मेरी गुफ्तगू को सुन लें। वो हमारे यहाँ एक मिसाल देते हैं और आपके यहाँ भी बड़ी मशहूर होगी, उड़ते तीर का डैश डैश। आप भी एंकर साहब उड़ते तीर को ले रहे हैं। मेरे भाई मेरी बात सुने, मेरी बात को जरा तवज्जो से आपने सुनना है। अब बात यह है कि ये जितनी आपने एयरफील्ड्स की बात की है ना, आप बठिंडा का जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में श्रीनगर वाला जिक्र कर रहे हैं, आप ब्राह्मूस इंस्टॉलेशन का जिक्र कर रहे हैं। अरे मेरे भाई सज्जाद बुखारी, आपके यहाँ के लोगों ने वीडियो बना बना के पोस्ट किए सोशल मीडिया में, पाकिस्तानियों नहीं, कि देखिए नूर खान गई, नूर खान गई, देखिए फलानी वाली गई, देखिए सरगोदा में ये हो गया। जनरल साहब कुछ बोलना चाहते हैं, उसके बाद सज्जाद बुखारी के बाद मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने खुद के प्रधानमंत्री का, शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट का स्टेटमेंट देख लें कि 2:30 बजे मेरे पास असीम मुनीर का फोन आया और उन्होंने कहा कि नूर खान पर हमला हो गया, सरगोदा पे हमला हो गया है, नुकसान हो गया। ये उनके प्रधानमंत्री ने खुद बोला, शहबाज शरीफ ने, और ये यहाँ सज्जाद बुखारी आके कुछ और बोल रहे हैं। और अगर आपको शक है तो आप श्रीनगर पधारिए, आपको मैं घुमाता हूं श्रीनगर में क्या है। आगे चलें। नहीं सर, हम इनको वीजा थोड़ी देंगे, सज्जाद बुखारी को वीजा क्यों देंगे भाई? वहां जाकर फिर झूठ बोलेंगे कि मैं श्रीनगर गया, वो पूरा टूटा हुआ था। इनको वीजा नहीं देना है, बस इनको थोड़ा टीवी पे झेल लेना है हमको। मेरी बात सुने, आप अपने अनभक्तों को, जनरल साहब और आपकी पूरी टीम अपने अनभक्तों को जो है बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन आप सूरज को एक उंगली से छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी सेंटर वाली उंगली से छुपा रहे हैं मेरे भाई। सूरज और चांद, अच्छा सूरज और चांद की बात वो पाकिस्तानी कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी कर रहे हैं जिनके घर में आज की तारीख में रोटी भी नसीब नहीं है। आपकी नाकामी का यहाँ से पता चल रहा है, आपके देश भगत भी देख रहे हैं। अच्छा सज्जाद बुखारी, सज्जाद बुखारी, ये तो बता दो भाई, दाऊद इब्राहिम कहाँ है? कराची में। उसके ऊपर अमेरिका और यूएन ने कई करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। कराची में ही है ना, क्लिफ्टन कराची में रहता है वो। सुने तो से दाऊद इब्राहिम जानते हो ना, आप भी वही जिसने मुंबई में ब्लास्ट कराए थे 1993 के, बताओ ना। या तो आप सवाल कर दे, उससे उसको जेडी वेन से मिलवाएंगे क्या आज? जवाब देने दे। अरे उस आतंकवादी को जेडी वेन से मिलवाएंगे क्या आज?
या उसको नोबेल पीस मेरी प्राइज बात की सुनिए। कमेटी के सामने गवाही देने ले जाएंगे? हाफिज सईद को ले जाएंगे मुझे नोबेल पीस स्टूडियो प्राइज में करो? गिरा उठता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा होगा सज्जाद बुखारी, आप ये जो आसिफ मुनीर का नॉमिनेशन और शहबाज शरीफ और इसाक डार का जो नॉमिनेशन है वो या तो हाफिज सईद से कराए या मौलाना मसूद अजहर से कराए। यार आपकी इस जलन का मैं क्या इलाज करूं? यहाँ से बरनौल भेज दूं? इतनी जलन, इतनी तकलीफ, इतनी मिर्च, इतनी देखिए कपकपाहट, बरनाल इतनी लगाना भी पड़ रहा है तो गुंजरात जो आपको हो हिंदुस्तानी रही है। प्रोडक्ट मैं लगा क्या रहे हैं करूं? आप। पाकिस्तान में बनता क्या है? एंटी बरनाल लगा रहे हैं, डिप्रेसेंट हिंदुस्तानी एंटी प्रोडक्ट है, डिप्रेसेंट भिजवाऊं? नाम कोई पे भी ट्रैंक्विलाइजर हिंदुस्तान भिजवा दूं? है, क्या करूं? दिल इस में मिर्च भी का इलाज हिंदुस्तान क्या करूं है, मैं? बताएं जबान में भी मुझे। हिंदुस्तान है, लेकिन झगड़ा करना है। किस्मत में हिंदुस्तान नहीं है। धुरंधर देखी कि नहीं देखी? एक हंसी आ रही है सज्जाद दीपक, एक बात सुने। को। सर ये बरनाल दे रहे हैं, बरनाल भिजवा रहे हैं। भाई पाकिस्तान नहीं जा रहा बरनाल आजकल, पाकिस्तान नहीं जा रहा सर, बरनाल। मैंने डोंकी किंग देखी, आप भी देखें। मैंने डोंकी किंग देखी, आप भी देखें। नहीं और धुरंधर फिर देखिए, नरेंद्र मोदी धुरंधर को देख 1 लें। और धुरंधर रिटर्न्स। मैं मूवीज नहीं देखता, मैं हकीकत की दुनिया पे यकीन रखता हूँ। मैं आपकी तरह बॉलीवुड पे तज्जिए नहीं करता। वैसे मैं वैसे हकायक की दुनिया पाकिस्तान पे में है जो वो कुछ यकीन होता है वो रखता हूं। अपने आप में ही एक फिक्शनल मूवी है, तो आपको ज्यादा मूवी देखने की जरूरत नहीं है। धुलाई और ठुकाई याद करें। आप धुलाई और मूवी नहीं ठुकाई देखते आप लेकिन अपनी ख्वाबों जगह पे की जाके दुनिया पूछ में लें। जीते हैं, इसलिए और नोबेल एक पीस मिनट, पुरस्कार जैसे एक बातें कर रहे मिनट, हैं। सज्जाद बुखारी, पिंकी एक सेकंड, पिंकी। हाँ, जनरल साहब, कोई बोलिए। पत्रकार कोई कुछ भी बोलता रहे, एक बात मैं आपको बताता हूं, जो सेनाएं लड़ाई लड़ती हैं उनको पता होता है कौन हरा है कौन नहीं हरा है। किसी आप अपने सैनिक से जाके पूछ लेना कितनी पिटाई कहां पर पड़ी है, वो अपने आप आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देगा। संजीव श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं? संजीव जी। दीपक जी, हाँ दीपक जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं हकीकत की दुनिया में रहता हूँ। बस एक ही बात मैंने उनको एक पहले भी कही थी कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ख्याल अच्छा है। पाकिस्तान की हकीकत की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पे सब अच्छा है, आप लोग जलन में हैं, लेकिन दुनिया का जो सबसे बड़े जो आतंकी हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डेजिग्नेटेड जितने भी बड़े आतंकी हैं उसमें आधे से ज्यादा अभी भी पाकिस्तान में है। पाकिस्तान 24 बार बीक का कटोरा लेकर के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में जा चुका है। यही हकीकत है। हकीकत यह है कि आज भी आप आतंक परस्त हैं, बैंकरप्ट हैं, और आपका जो सबसे पॉपुलर लीडर जेल में बंद है। आपकी जो जमहूरियत है, दिखावे की जमहूरियत है, यही आपकी हकीकत है। लेकिन उसके बाद भी आपको यदि लगता है कि यही हमारा सब कुछ अच्छा है, तो रहिए अपनी दुनिया में, रहिए इसी तरीके से अपने आंख पे पट्टी बांध के। हम तो आपसे ये कहते हैं कि आप अपनी समस्याओं को एड्रेस कीजिए, आपकी अपनी आवाम की जनता के ऊपर ध्यान दीजिए। आप चले दूसरों का झगड़ा सुलझाने, अपने देश के अंदर जो गृह युद्ध मचा हुआ है उसके ऊपर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये जो सारी जो सच्चाइयां हैं, जब तक उसके ऊपर पर्दा नहीं डालेंगे, उसके ऊपर से ये पर्दा डालने का जो काम आप खत्म नहीं करेंगे, तब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। और ये जो आसिम मुनीर और ये जो पूरी पाकिस्तान की मिलिट्री है, उसने तो वहां पर अभी 27वें संविधान संशोधन के बाद तो सब कुछ समाप्त कर दिया है। सारा कुछ एक ही आदमी के हाथ में आ गया है। सब कुछ उसी एक आदमी के, जो फील्ड मार्शल साहब हैं, उन्हीं के आस पास सब कुछ घूमता है। उनके ऊपर कोई केस भी नहीं चल सकता। इमरान खान को तो वो लगता है कि समाप्ति कर डालेंगे जेल के अंदर। तो ये हकीकत जो इतनी कड़वी सच्चाइयां हैं, और उसके बाद भी आपको लग रहा है कि हम आपसे जलन करेंगे। अगर किस बात की जलन करें भाई? आप अपनी स्थिति को देखो, कितनी दयनीय स्थिति में हो आप। अब बरनाल, अब कहिए तो आप बरनाल, आपको बरनाली अभी भी दिखाई दे रहा, लगता है पाकिस्तान में कोई बरनाल जैसा कुछ नहीं प्रोडक्ट्स वहां पे इस्तेमाल किया जाता। यहाँ पर बरनाली का इस्तेमाल आप लोग भी करते हैं, तो अपने खुद ही इस्तेमाल कीजिए। अभी आपके देश में आए दिन यहाँ छोड़ के भाग गए, वहाँ बम ब्लास्ट हो रहा है, और उसके बाद बरनाल यहाँ बेच रहे हैं आप। संजीव जी मैं ये कहना चाह रहा हूं, इस बातचीत की मेज से, यानी हमारे इस डिस्कशन की मेज से सज्जाद बुखारी भाग गए हैं। मेरे ख्याल से उनके पास कोई आर्गुमेंट बचा नहीं था, इसलिए वो यहाँ से पतली गली से निकल लिए हैं। ढूंढने गए होंगे कि नोबेल पीस प्राइज कहाँ मिलता है, कौन सी रेहड़ी पर मिलता है, कौन सी पटरी पर मिलता है। हाफिज सईद दिलवाएगा या दाऊद दिलवाएगा या फिर मौलाना मसूद अजहर दिलवाएगा। इन तीनों के पास ही जा सकते हो, नोबेल कमेटी के पास जाएंगी नहीं। लेकिन आज इशाक डार ने कहा कि कैंसर की तरह है इजराइल, कैंसर की तरह इजराइल, और उसको बाद में डिलीट भी कर दिया। बाद में डिलीट भी कर दिया। तो मिडिल ईस्ट में शांति की कोशिशों को तब बड़ा झटका लगा जब अमेरिकी ईरान वार्ता के मेजबान पाकिस्तान और इजराइल के बीच जुबानी जंग छिड़ गई।
इस्लामाबाद में शांति की मेज सजने से ठीक पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने, माफ कीजिएगा इशाक डार ने नहीं, ख्वाजा आसिफ ने एक ट्वीट ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हंगामा मचा दिया। आसिफ ने सोशल मीडिया पर इजराइल को कैंसर करार देते हुए मानवता के लिए अभिशाप बताया। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि इजराइल ने गाजा, ईरान और लेबनान में नरसंहार किया है। मेरी दुआ है कि जिन लोगों ने इस देश को बनाया वे नरक में जले। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने इजराइल को बुराई का प्रतीक बताते हुए कहा कि एक तरफ इस्लामाबाद में शांति की बात हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल निर्दोषों का खून बहा रहा है। बिल्कुल, इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पर तत्काल और तीखी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल ने इसे आपत्तिजनक बताते हुए कहा है कि यह बयान सीधे तौर पर इजराइल को खत्म करने की मांग जैसा है। इजराइल ने सवाल उठाया है कि जो देश खुद को शांति वार्ता का मध्यस्थ बता रहा हो उसके मंत्री का ऐसा बयान कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इजराइल के कड़े विरोध और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद ख्वाजा आसिफ ने अपना ये ट्वीट, ये पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन नुकसान हो चुका है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस पाकिस्तान की जमीन पर अमेरिका और ईरान शांति का रास्ता खोजने वाले थे, क्या वहां अब निष्पक्ष बातचीत संभव है? क्या पाकिस्तान के इस रवैये के बाद इजराइल और अमेरिका इस मध्यस्थता पर भरोसा करेंगे? सीधी बात है कि क्या मध्यस्थता पर और क्या पाकिस्तान पर भरोसा हो पाएगा, क्योंकि उनके एक मंत्री ख्वाजा आसिफ इजराइल को कैंसर की तरह बता रहे हैं। ऑलमोस्ट वो वही कह रहे हैं अपने ट्वीट में, शब्द थोड़े इधर उधर होंगे, डेथ टू इजराइल, यानी इजराइल को खत्म होना चाहिए। जनरल माथुर, आप पाकिस्तानी मंत्री के इस बयान को किस तरीके से देखेंगे? और वैसे भी बातचीत के टेबल पर इजराइल नहीं है, गल्फ की कंट्रीज नहीं है, वो भी इस युद्ध के कहीं ना कहीं एक पार्ट थे और ये बातचीत सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित है। इसका क्या फर्क पड़ेगा और इस ट्वीट का क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो ट्वीट है ये ऐसा गलत किस इन एनी केस ये जो व्यक्ति हैं ख्वाजा आसिफ, इस प्रकार के ट्वीट्स करने, इस प्रकार के बयानात देने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं और भी कई किस्म के बयानात दे चुके हैं। लेकिन एक बात मैं बता देता हूं आपको कि इसका जो बहुत बुरा मैसेज, गलत मैसेज जो है वो अमेरिका की तरफ भी गया है। आप देखिए, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने और अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, दोनों में से किसी ने भी इजराइल के हमलों को गलत नहीं ठहराया और या इजराइल के हमलों को बंद किया जाए, इस प्रकार का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। जेडी वेंस ने क्लियर कहा था कि इजराइल जो है, हिजबुल्लाह जो है वो इस वार्ता में शामिल नहीं है और इजराइल जो हिजबुल्लाह के साथ कर रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। आप जिस प्रकार जो देश अपने खुद के लोगों पर F-16 से फायर कर सकता है, खुद के लोगों पर, वो देश किस प्रकार से इजराइल को नहीं रहने का हक है। और ये बात, एक चीज और मैं बताता हूं दीपक आपको कि पाकिस्तान के अंदर न केवल डेथ टू इजराइल बल्कि डेथ टू अमेरिका के भी नारे लग रहे हैं और हर जगह ये उनको दबाया जा रहा है। डेथ टू अमेरिका की अभी जब ये शुरू हुई थी लड़ाई तो कितना जबरदस्त वहां पर हादसे हुए थे, कैसे भीड़ जाकर के कराची में अमेरिकन एम्बेसी, अमेरिका का जो भी वहां पर एम्बेसी है या जो भी उनका हेडक्वार्टर है, वहां पर 12-13 लोगों को अमेरिका के नेवल कमांडोज ने मार दिया। तो ये जिस देश में अमेरिका के प्रति इतनी दुर्भावना है, वहां आकर के अमेरिका इस प्रकार की बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा गलत कोई बात हो नहीं सकती थी। आज अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए पाकिस्तान को इस वार्ता में शामिल किया गया है और मुझे नहीं लगता, पहली बात तो अभी भी मैं एम नॉट श्योर कि यह वार्ता सही प्रकार से शुरू हो पाएगी और अगर हुई तो इसका कोई कंक्लूजन निकलने वाला नहीं है। इस प्रकार का स्टेटमेंट कोई भी देश किसी दूसरे देश के लिए देता है कि उनको रहने का हक नहीं है, तो ये इससे बड़ा आतंकी स्टेटमेंट मेरे हिसाब से कुछ और हो नहीं सकता। तो ये भी जो देश आतंकवाद को पालता है और इस प्रकार की आतंकी भाषा का प्रयोग करता है, उस देश में आप जाकर के शांति वार्ता कर रहे हैं, ये मेरे दिमाग से, मेरी सोच से बिल्कुल परे है। इसका वजह क्या होगी मैं आपको फिर बता रहा हूं। इसकी वजह यह है कि इसमें चीन का हाथ है। ये पूरा पीस प्रोसेस, ये पूरा डायलॉग, इसमें चीन का जो रोल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है और चीन ने ही पाकिस्तान के थ्रू ये काम करवाया है, मेरा मानना है। और इस वजह से ये, क्योंकि चीन डायरेक्टली इसके अंदर निकल करके आना नहीं चाहता था, ये वजह है। तो और जो इन तमाम लोगों को एक पॉसिबल कॉमन ग्राउंड नजर आया वो ये था,
पूरी दुनिया जानती है कौन कहाँ है, सबको पता है ओसामा बिन लादेन कहाँ मिला था, सबको पता है कि किस देश के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने यह कहा था कि ओसामा बिन लादेन, अल जवाहिरी, ये लोग पाकिस्तान के हीरोज हैं, ये रिकॉर्ड पे है दीपक, होल वर्ल्ड नोज दिस। तो दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी को अपने देश का हीरो कह सकता है, फिर उस देश के बारे में सोच विचार करने की मुझे लगता है कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बहुत ज्यादा गलत मैसेज गया है। और ये जो इजराइल के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि सबसे बड़ा खतरा ईरान और उसके बाद पाकिस्तान, ईरान को सॉर्ट आउट करने के बाद आप देखना क्या होगा। ठीक है, क्या ईरान के बाद पाकिस्तान का नंबर आएगा? लेकिन पाकिस्तान जिस तरह से अमेरिका की गोद में बैठा है, अमेरिका का ब्लू आइड बाय और डार्लिंग बना हुआ है, ऐसे में पाकिस्तान की इन हरकतों पर लगाम लगाने के बारे में बाकी दुनिया को बहुत हद तक सोचना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान में ही दुनिया के सबसे ज़्यादा आतंकवादी पलते हैं और दुनिया में जितने बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं उनका कहीं ना कहीं पाकिस्तान कनेक्शन है। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। लाइव टाइम्स पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। मैं आपसे 4 बजे फिर मिलूंगा वोट वॉर के अंदर।